ये बहुत खुशी की बात है, आनंद का विषय है कि अब परिवार मजबूरी में भी जो कठिनाइयां, जो कमियां उस गांव की हैं, उनको दूर करने के लिए और विभाग के साथ तालमेल करके 24 घंटे बिजली और वहां दिलवाते हैं, लेकर के जाते हैं। हमने गांव गांव का सड़कों का जाल ये पहले से बिछा रखा है और इसमें कोई गांव आज ऐसा नहीं है जहां वो सड़क नहीं है। हमने लगातार यानी एक प्रयत्न हमारा रहा है कि जो छोटी सरकारें हैं, गांव की सह सरकार है, पंचायत समिति है, पंचायत है अथवा जिला परिषद है, छोटे नगरों में नगर की नगर पालिकाएं हैं, नगर परिषदें हैं, नगर निगम हैं, इनको स्वायत्त कैसे किया जाए और स्वायत्त करने के लिए इनकी शक्तियां कैसे बढ़ाई जाए, लगातार इस ओर हमारा ध्यान है। इनके जितने भी पैसे हैं, जो राशि है, चाहे वो केंद्र का सेंट्रल फाइनेंस कमीशन की तरफ से अथवा प्रदेश का स्टेट फाइनेंस कमीशन की तरफ से, जो पैसा पूरा उनको कभी मिलता नहीं था, अब हमने नियमित तौर पर उनको देना शुरू किया है। वहां के कर्मचारियों को पूरा यानी साल उनकी जो तनख्वाह है, उनकी जो आय यानी इनकम है, वो लगातार उनकी बनी रहे। कोई कर्मचारी ऐसा गांव का नहीं कह सकता कि जिसकी समय के ऊपर और उसकी सैलरी तनख्वाह उसको नहीं मिलती है, सबको समय पर मिलती है। विकास के कामों के अधिकार भी, जो पैसा उन सरकारी जो हमारी सरकारें हैं, छोटी सरकारें, उनका अपना जितना भी पैसा है या अथवा ग्रांट उनको मिलती है, उस पैसे को खर्चने का अधिकार केवल उनको अपने को मिल गया है। इतना ही है उसमें कि हर चीज पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए, गांव के लोगों की जानकारी में होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जिस प्रकार से काम का आवंटन आज अब हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल पर किया जाता है, सब लोगों को उसको अवसर मिलता है, कोई भी काम करने के लिए आ जाए और काम करके अच्छी गुणवत्ता का काम, कम पैसे का काम, बिना भ्रष्टाचार के किया हुआ काम और कम समय में काम, ये सब बातें लागू करने के लिए और इस इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल का हम जो उपयोग कर रहे हैं, इससे बहुत बड़ा लाभ एक उन पंचायतों को भी होता है। कम पैसे में अधिक काम हो सके, इस प्रकार का हम काम करते हैं। हमने पर्यावरण के नाते, पर्यावरण की सुरक्षा आज बहुत जरूरी है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज के समय के लिए नहीं, हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ध्यान रखें कि जो पीढ़ियां आगे आएंगी उनको भी लगे कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ अच्छा किया है। हमारे तालाब बहुत अच्छे होते थे, स्वच्छ पानी के होते थे, लेकिन आज वो ओवरफ्लो हो गए हैं, प्रदूषित हो गए हैं और उन गांव के अंदर उन पानी का जो उपयोग होता था, वो उपयोग होना भी बंद हो गया है। हरियाणा में एक तालाब अथॉरिटी हमने बनाई और 18,000 तालाब उनको दिए हैं। अभी अगले वर्ष के अंदर लगभग 3,500 तालाब जो हैं, इनके ऊपर कुछ काम शुरू हो चुके हैं, कुछ काम पूरे भी हो गए हैं, कुछ आगे मार्च तक शुरू होने वाले हैं। तो इतनी बड़ी जो बहुत बड़े बड़े तालाब हैं, उनका काम शीघ्र शुरू हो जाएगा। बाद में छोटे तालाब की बारी लेकर के, लंबा काम है, बहुत बड़े पैसे के खर्च का काम है, लेकिन हमारा संकल्प है कि इन सब तालाबों को हम ठीक करेंगे। पर्यावरण जो है वो सुरक्षित रहना चाहिए। पर्यावरण में आज हमारे यहाँ जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो वायुमंडल के अंदर जिस प्रकार का प्रदूषण है, उस प्रदूषण को समाप्त करने के लिए हम नई नई योजनाएं बना रहे हैं। गाड़ियां जो धुआं छोड़ती हैं, धुआं छोड़ने वाली गाड़ी अर्थात 10 साल की जो डीजल की गाड़ी, 10 साल की पेट्रोल की गाड़ी, 15 साल की डीजल की गाड़ी, एनसीआर एरिया में तो उसको चलाना बंद कर दिया है। बाहर भी यदि चलाएंगे तो उसके लिए भी कुछ हमने मापदंड रखे हैं, ताकि उस गाड़ी को छोड़कर आदमी जो है नई गाड़ी, नए समय की गाड़ी उसका चलाए और सीएनजी पीएनजी की उपलब्धता करा करके गैस आधारित ये गाड़ियां चलनी चाहिए। पुरानी गाड़ियों को भी पूरा पैसा उसका जो कबाड़ का भी मिलेगा, उसका भी उपयोग हम जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा करके उसकी रीमेटलिंग उसको करके रीयूज करने के नाते और स्क्रैप की उसकी जो व्यवस्था हमने की है, वो भी एक ऐसा पग है जिसके कारण से और प्रदूषण जो है वो कम होगा। पेड़ लगाने का अभियान भी हमने चलाया है। अभी लगभग 71 लाख पेड़ पिछले इस वर्ष में 2022 के अंदर लगाए गए हैं और इसको और घने जंगलों में परिवर्तन करने के लिए और हम लोग जो है आगे काम कर रहे हैं। ऐसा चाहे पानी की व्यवस्था हो, हमने पर्यावरण के बाद पानी के नाते से यानी पानी का प्रबंधन, पानी हमारे पास कम है, ये बात एकदम सत्य बात को बार बार कहने का भी उसका कोई अर्थ इसलिए नहीं है कि पानी की उपलब्धता जितनी है, हमको उसका प्रबंधन अच्छा करना पड़ेगा। एसवाइल का पानी हमको मिलना चाहिए, लेकिन जिन कारणों से वो फंसा है वो आपको हमको सबको विदित है। अतिरिक्त पानी और कहीं हमें अभी जल्दी मिलने वाला नहीं है, तो पानी का प्रबंधन ठीक हो। मेरा पानी मेरी विरासत, इस प्रयोग के माध्यम से धान की जो
उपज ये कम करके और अन्य फसलें उगाई जाएं जिसके अंदर पानी की खपत कम होती है। और मैं धन्यवाद करता हूं अपने किसान भाइयों का जिन्होंने इस अपील के ऊपर पिछले वर्ष में 1 लाख एकड़ से भी ज्यादा धान की उपज कम करके विविधीकरण के नाते से अन्य फसलें, चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे फल हैं, अथवा मक्का है, बाजरा है, कपास है, दालें हैं, कई फसलों के ऊपर लोग आ गए हैं। तो ये भी एक अपने आप में बड़ा प्रयोग मैंने किया है। जो दूषित पानी है, गंदा पानी है, सीवरेज का पानी है, इसको साफ करने के लिए एसटीपीज हमने लगाए हैं और सैकड़ों की संख्या में एसटीपीज लगने के बाद अब मैं कह सकता हूं कि एक बड़ी मात्रा में उस पानी का यानी पुनः उपयोग, रीयूज जिसको कहते हैं, वो होना शुरू हो गया है। चाहे वो खेतों में शुरू होता है, पार्कों में लगता है, साफ सफाई के काम में आता है। तो ऐसा इरिगेशन का एक अन्य प्रयोग भी हमने किया है कि खुली सिंचाई, इसमें पानी की बहुत खपत होती है। तो इसको पानी को बचाने के लिए मिकाडा के माध्यम से और जो हमारी सिंचाई है जिसको माइक्रो इरिगेशन कहते हैं, इस माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से ड्रिप सिस्टम, फुहारा सिस्टम, इससे भी खेती का जो प्रचलन शुरू हुआ है, इसमें सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाती है। बड़ी मात्रा में किसान इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो पानी की बचत, पानी साफ करके उसका दोबारा उपयोग करना, पानी का प्रबंधन, ये सब चीजें हम लेकर के आ रहे हैं ताकि हर खेत को पानी हम दे सके सिंचाई, और हर परिवार में उसकी जितनी आवश्यकता है पानी की पीने के अथवा अन्य उपयोग के लिए, वो सब हम पहुंचा सकें। इसलिए पानी का भी हम व्यवस्था इस नाते से कर रहे हैं। हमने देखा समाज के अंदर समरसता लाना, ये बहुत आवश्यकता है। आखिर समाज हमारा एक बड़ा समाज है, वृत्त समाज है। भले वो अलग अलग वर्गों में बटा होगा, अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जातियों में, अलग अलग पंथों में, लेकिन फिर भी हमारी एकता बनी रहनी चाहिए। तो उसके लिए जितने भी संत महापुरुष हैं, संतों का, महापुरुषों का विचार ये कभी भी समाज को बांटने का नहीं रहा। कोई भी संत होता है वो एक समाज का नहीं होता, सबका होता है। हमने विचार किया कि संतों की, जो महापुरुषों के विचारों के प्रचार के लिए उनकी जयंतियां ये सरकारी तौर पर मनाई जाए। चाहे गुरु रविदास जी हैं, महर्षि वाल्मीकि जी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हैं, भगत कबीर जी हैं, बाबा गुरु नानक देव जी हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, अभी पिछले दिनों में गुरु तेग बहादुर जी का भी हमने एक कार्यक्रम किया, महर्षि कश्यप जी का किया, हमने शूर सेनी जी का किया। ऐसे कई महापुरुषों के सरकारी तौर पर जो कार्यक्रम किए गए हैं, हेतु एक ही है कि इन महापुरुषों के जो अनुयायी हैं वो भी उसी रास्ते पर चलें जो रास्ता हमारे महापुरुषों ने दिखाया है, और वो एकता का, सद्भावना का, सदाचार का, शुद्ध जीवन का, ये सब विचार हमारे महापुरुषों ने दिखाए हैं, जिसके कारण से हम उनको एक साथ एक जगह पर लेकर के चल रहे हैं। हम लोग आर्थिक दृष्टि से भी, जैसा सामाजिक दृष्टि से मैंने कहा, आर्थिक दृष्टि से भी भिन्नता ज्यादा न हो। बहुत गरीब परिवार और बहुत अमीर परिवार, आखिर ये खाई जो बढ़ती जा रही है, इसको कैसे कम करना। इसको कम करने का तरीका एक ही है कि जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, उस व्यक्ति की आय को कैसे बढ़ाया जाए, उसकी चिंता कैसे की जाए। तो अंत्योदय की भावना से हम लगातार काम कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, तो ये सारी योजनाएं जो हम बना रहे हैं, इसके लिए भी और हम जो है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अब एक बात इसमें विचार करने की है कि जो गरीब आदमी है वो कई बार मुख्य धारा में आने में उसको बहुत समय लगता है, तो उसकी सहायता करनी पड़ती है। सहायता उसकी करें जिसकी आय कम है, तो कम आय के लोगों की सहायता करना ये सरकार का दायित्व बनता है। और जो मध्यम आय के लोग हैं, जो अपने पैरों पर अपने आप चला सकते हैं, उनसे न कुछ देना होता न लेना होता है। जो गरीब परिवार है, सरकार का दायित्व उनको कुछ दिया जाए। मध्यम परिवार के जो लोग हैं, उनसे न दिया जाए न लिया जाए। और जो उच्च कोटि के, ऐसे उच्च आय वर्ग के लोग होते हैं, उनसे सरकार की योजना होती है कुछ लिया जाए। तो किसी से लेना है, किसी को देना है, कुल मिलाकर ये लेने देने का जो हिसाब है, इसको बराबर रखना होता है। आपको मालूम है कि वर्ष में सरकार के पास एक समय आता है जब कुछ लोगों से लिया है, कुछ लोगों को दिया है, और कुछ विकास के कामों में पैसा लगा है। ये सब मिलाकर और हम लोग उसका एक बजट बनाते हैं, हिसाब किताब बनाते हैं। संयोग से मैं चूंकि वित्त मंत्री भी हूं, तो वित्त मंत्री होने के नाते से ये बजट बनाने का काम 3 वर्ष पहले भी मैंने किया है। इस वर्ष भी मेरी ओर ये दायित्व आया है। अब जनवरी महीने के बाद ये जो बजट बनाने का काम शुरू हो जाएगा, तो उस बजट का आदर्श बजट यही है कि जितना हमारे पास आ रहा है उतना खर्च किया जाए। लेकिन हम देखते हैं
कि खर्च ज्यादा होता है। विकास के कार्यों में अथवा सेवाओं के अंदर जब खर्च ज्यादा होता है, आय कम होती है, तो उस समय कुछ कर्ज भी लेना होता है। अब समस्या आती है, कठिनाई आती है विपक्ष की ओर से। विपक्ष जब कभी किसी को लेना होता है तो तब कहते हैं नहीं, इसे नहीं लेना चाहिए, और किसी को देना होता है तो कहते हैं कम दिया जा रहा है और दिया जाए, तो ज्यादा दिया जाए कम लिया जाए तो कर्ज बढ़ेगा, और जब कर्ज लिया जाए तो विपक्ष चिल्लाता है कि नहीं, कर्ज बहुत बढ़ गया है, कर्ज बहुत बढ़ गया है। तो मित्रों, भाइयों बहनों, दोनों चीजें तो नहीं चल सकती। या तो इसका संतुलन बैठाना पड़ेगा, जिनको देना है तो आएगा कहां से, ये भी विपक्ष को विचार करना चाहिए, सबको विचार करना चाहिए। और जहां से आया है वो जितना भी ज्यादा आ सकता है उसको ज्यादा खर्च करके हिसाब उसको बराबर रखा जाए। जो कमी पूर्ति है उसका कर्ज, जो हमें एक प्रकार से संवैधानिक तौर तरीकों से या हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से या भारत सरकार के नियमों से जितना हमें अलाउ है उतना हम लेते हैं, उससे ज्यादा कभी लेते नहीं है। अभी भी हमारा प्रदेश, हरियाणा प्रदेश, इस मामले में आसपास के बाकी सब प्रदेशों से बहुत अच्छी स्थिति में है। हम इसका संतुलन जो है वो बना करके रखते हैं। तो इस नाते से इस विषय पर भी हमको एक विचार करके आगे जरूर बढ़ना होता है, जिसको हम बढ़ रहे हैं। अब इन सब चीजों को ठीक करने के लिए हम लोगों ने व्यवस्था परिवर्तन के बहुत काम किए हैं, और इस व्यवस्था परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए, लोगों को घर बैठे कैसी सहायता मिले, हैप्पीनेस इंडेक्स उनका कैसे बढ़े, ईज ऑफ लिविंग इनका कैसे आगे बढ़े। तो इसके लिए आम आदमी इसकी सराहना कर रहा है। जितने हमने काम चलाए हैं, कार्यक्रम किए हैं, चाहे वो गांव में स्वामित्व योजना ये हमने चलाई है, चाहे वो अभी परिवार पहचान पत्र की ये सारी जो चीजें चल रही हैं, इसी प्रकार से सेवा का अधिकार ये हमने जनता को दिया है कि एक निश्चित समय में उसको सेवा मिलनी चाहिए। हमारे सेवा के अधिकार का जो कमीशन है वो इसकी चिंता करता है कि निश्चित समय पर यदि उनको पैसा, उनको सेवाएं नहीं मिलती तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा ये कार्यक्रम भी हमने चलाया है। इसके अंतर्गत भी किसानों को और पैसा जो उनको घर में मिलता है, डीबीटी स्कीम के माध्यम से 25,000 करोड़ रुपया हर वर्ष यानी किसानों के खातों में ये पहुंचता है फसल का। तो इस प्रकार से इस सारे सिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये सारा विषय जो आगे बढ़ा रहे हैं, इसके अंदर बहुत जो उपयोगी हमारा साधन वो है परिवार पहचान पत्र का। ये परिवार पहचान पत्र ऐसा एक कंसेप्ट है, ऐसी एक विधि है जिसको हमने ही लागू किया है, और देश और दुनिया में इसको बहुत लोग सराहना मिल रही है। 165 अवार्ड हमको अपनी टेक्नोलॉजी के जितने कार्यक्रम हैं उसमें हमें मिल चुके हैं। और जो परिवार पहचान पत्र इस विधा को हम उपयोग कर रहे हैं, तो ये भी ठीक है। जब कोई नई चीज शुरू की जाती है तो निश्चित रूप से उसका हमें कभी कभी कठिनाई भी आती है, और उस कठिनाई को दूर करने के लिए हम समय समय पर सब प्रयत्न करते हैं। मैं मानता हूं कि इसमें जो आने वाली कठिनाई है जनता इसमें सहयोग करेगी, और उसके अंदर जो भी ठीक किया जाएगा अगले 1 महीने के अंदर परिवार पहचान पत्र के सारे विषय को इसको ठीक करने के लिए हम सब काम कर रहे हैं। हम लोगों ने स्थान स्थान के ऊपर चाहे एडीसी ऑफिस हो अथवा अन्य जगह पर भी कैंप लगाए हैं कि जिस किसी को लगता है कि गलती से मेरा परिवार पहचान पत्र के कारण से राशन कार्ड कटा है तो उनको राशन कार्ड बनवाने के लिए वहां जाना चाहिए। हाँ, जाने के बाद यदि वास्तव में ठीक कटा है तो संतोष भी करना चाहिए, क्योंकि इस पिछले वर्षों में 12-14 वर्ष से पहले कार्ड कभी बने होंगे, एक बार बनते हैं, वर्षों तक उसका कोई हिसाब किताब लगाता नहीं था। लेकिन अब हमने हिसाब लगाया है कि जिस परिवार में कोई नौकरी लग गई है उस परिवार को राशन कार्ड पर राशन, गरीब का राशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए तो 300-400 रुपए का एक लाभ मात्र है, लेकिन उसके बदले में जिस गरीब परिवार को राशन नहीं मिला उसके बच्चे कैसे भूख से सोते होंगे, उसकी हालात क्या होती होगी। तो हमने 30 लाख परिवारों को, जो कभी ये 27 लाख परिवारों को राशन पहले मिलता था, अब 3 लाख परिवार जोड़ करके और आगे बढ़े हैं। नए 15 लाख कार्ड बने हैं। 12 लाख परिवार जो है उनके राशन कार्ड कम हुए हैं। कारण है कि उनकी आय 1,80,000 से ऊपर है। मुझे ये भी जानकारी मिली है कि बहुत लोग जिनके राशन कार्ड कटे हैं, जब वो ठीक कराने के लिए जा रहे होते हैं एडीसी ऑफिस की तरफ, तो रास्ते में जब उनको बताया जाता है कि आपके परिवार में तो एक आदमी की नौकरी है, तब उसको ध्यान में आता है कि हाँ नौकरी तो है, इसलिए आधे रास्ते से वापस भी मुड़ता है। तो जिनकी कठिनाई जेन्युइन कठिनाई है, वास्तव में उनको अगर लगता है कि वो 81 से उनकी आय ऊपर नहीं है, नीचे है, एडीसी ऑफिस में अथवा अपने
जो भी साझा सेवा केंद्र, अटल सेवा केंद्र हैं, वहां पर उनके पास सिस्टम है, हमको बताएंगे कि हमारा राशन कार्ड क्यों कटा है। गलत कटा है तो एडीसी ऑफिस में जाने के बाद अगले 1 महीने के अंदर सबके राशन कार्ड बनवा दिए जाएंगे जिनके गलत कटे हैं। हाँ, एक आश्वासन और देता हूं, बल्कि एक सरकार के अधिकारियों पर भी हम जुर्माना लगाएंगे कि अगर किसी का कार्ड गलत कट गया है, उसकी आय 80 से नीचे है और कार्ड कटा है, तो जनवरी के महीने में ही आखिरी जनवरी तक उसको डबल राशन दिया जाएगा। अगर वो 20 किलो का हकदार है तो इस जनवरी के महीने में उसको 40 किलो राशन देने की और हम निर्देश उनको देंगे। और उसका भी जो खामियाजा है, जिन्होंने गलती की है, उनके ऊपर खामियाजा डाला जाएगा। तो इसलिए हम सब अपने अपने कार्ड को चेक कराने के लिए और अपना जो परिवार पहचान पत्र का आईडी या तो अटल सेवा केंद्र पर अथवा अपना जो एडीसी ऑफिस है वहां पर किसी को भेज करके और इसका हम दोबारा से राशन कार्ड बनाने का काम कर सकते हैं। क्योंकि स्वाभाविक है, जब 30 लाख कार्डों का उथल पुथल हुआ है, अगर 1% भी उसके अंदर गलतियां हुई हो तो 30,000 परिवारों की गलतियां हो सकती हैं, जो कि जिले में 1000 लोगों से भी ऊपर बैठता है। मुझे लगता है कि अगर इतनी संख्या में अगर हुआ भी होगा तो हम इसको बहुत जल्दी इसको ठीक करेंगे और जनवरी के इस महीने में इस सारे कार्यक्रम को हम ठीक करके आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, इस सारी बात को केवल कहने का एक ही अर्थ है कि हम लोग प्रदेश की उन्नति के साथ साथ अपनी सोच भी ध्यान रखें कि अगर मेरी आवश्यकता है तो सरकार सहायता करेगी, और यदि मुझे लगता है कि मैं अपने काम को अपने आप चला सकता हूं तो निश्चित रूप से मुझे उस प्रकार से अपने आप को काम करने के लिए आगे बढ़ाना होगा। हम लोग लगातार इन चीजों पर ध्यान बनाए हैं कि जो भी कोई कठिनाई हमको ध्यान में आती है या जो भी कोई सुझाव आपसे हमको मिलेगा, उस सुझाव का हम ध्यान करके आगे बढ़ेंगे। हाँ, विपक्ष हमारे ऊपर जो कटाक्ष बार बार करता है उससे भी मैं सचेत करना चाहूंगा कि हमेशा ही विपक्ष कहते हैं कि नई व्यवस्थाएं ये खराब हैं, गलत हैं। आपको लगता है कि व्यवस्थाएं ठीक हैं तो उसका जवाब आपको देना चाहिए। बहुत लोगों के घर बैठे नौकरी लगी है, बहुत लोगों को कहीं किसी दफ्तर में जाना नहीं पड़ा है, और आगे भी हम इन चीजों को बढ़ाने वाले हैं। इनका कहना है कि हम परिवार पहचान पत्र को खत्म कर देंगे, इनका कहना है कि हम आएंगे तो मेरिट वेरिट को खत्म कर देंगे। तो ये सारी व्यवस्थाओं को खत्म करने से कितना दूभर व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि इनके साथ जो लोग लगे हैं उनके जो स्वार्थ पहले पूरे होते थे, अब स्वाभाविक है इन व्यवस्थाओं से उनको आगे बढ़ने के लिए, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए कोई स्थान बचा नहीं है। जब ये नहीं बचा है तो स्वाभाविक उनकी जो तकलीफ है उनको होगी ही। तो मैं इन सब विषयों को लेकर के आपसे यही निवेदन करता हूं कि पिछले वर्ष में 2022 में जो उपलब्धियां हमारी हैं उसके ऊपर आप लोग जरूर विचार करें। सुझाव आपकी ओर से आएंगे, हम उसका जरूर आप मेरे पास किसी भी तरीके से भेजेंगे और अच्छे सुझाव जो होंगे उसका पालन करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। और इन उपलब्धियों के आधार पर, इन अनुभवों के आधार पर अगला 2023 का वर्ष, ये 2023 का वर्ष और कैसे सुखी हो, इसकी भी हम जरूर चिंता करेंगे। अब 2023 के वर्ष में बहुत से हमको ये काम करने हैं और उन कामों के अंदर जैसे भर्तियां हैं, ग्रुप बी और ग्रुप सी और डी की भर्तियां, ये सीट यानी सीईटी के माध्यम से, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से हम करेंगे। हमें किसी की भी स्वार्थ पूरे करने की आवश्यकता नहीं है। हम इन सेवाओं को कैसे आपके घर पर पहुंचाए इसका करेंगे। किसान बंधु जो अपनी जमीन को लेते हैं उनके डिजिटल रिकॉर्ड, इनको हम ठीक करेंगे, इसमें भी किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आने देंगे। स्वास्थ्य सेवाएं ये आपके घर तक कैसे पहुंचे, इसको अधिक से अधिक कैसे बनाएं, ये हम पूरा करेंगे। रोजगार के नाते अधिक से अधिक लोगों को रोजगार कैसे मिले, 1 लाख नौजवानों को हम विदेश भेजने की भी तैयारी कर रहे हैं ताकि उनको विदेश भेजा जाए। और किस प्रकार से जिसकी स्किलिंग, जिसका हुनर, उसकी आवश्यकता है, उसका भी विकास हम करेंगे। तो इस रोड मैप के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। एक सूचना आपको ये भी देनी है कि सन 2023 प्रधानमंत्री जी के प्रयत्नों के कारण से यूएनओ ने इसको मोटे अनाज का वर्ष, अंग्रेजी में मिलेट ईयर, ये कहा है। तो इस वर्ष में हमको मोटा अनाज, ये शरीर के लिए बहुत उपयोगी एक तत्व है, इसका हमको उपयोग करना चाहिए। इससे हमारे शरीर में बीमारियां कम आती हैं और बहुत तो खान पान ऐसा है जिससे हमारी जो बीमारियां हैं वो भी ठीक होती हैं। तो इस मिलेट ईयर के नाते से अपने घरों में जो बाजरा है, चाहे उसमें और जो अनाज हमारे हैं उनका उपयोग करके, और हम इसका एक प्रकार से मिलेट ईयर का एक वर्ष ये मनाएं। और हम लोग इस विषय को आगे बढ़ाते हुए वर्ष में, आने वाले वर्ष में हम कैसे और ज्यादा
मेहनत से काम कर सकें, ये संकल्प भी मुझे लेना है। पहले भी आपके साथ चल करके हम लोग आगे बढ़े हैं, अभी भी इस यात्रा को आपको साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे। मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, तो इस बात को लेकर हम सब मिलकर प्रदेश के हित में सोचें और कैसे हम अपने स्वार्थ को छोड़कर अपने छोटे दायरे से ऊपर उठकर विचार करके सबके साथ सबके विकास में सबका प्रयास और सबके लिए काम करते हुए आगे बढ़ें। यही आपसे निवेदन करते हुए पुनः आने वाला नववर्ष 2023 आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल हो, बहुत बहुत शुभ हो। मेरी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना।